नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मैंने आप लोगों को कहा था काकी पाठ पढ़कर आने को। अपनी मंजरी जो है पाठ्य पुस्तक हिंदी वाली, उसके पाठ 2 को पढ़कर आने को कहा था। कौन कौन बच्चा पढ़कर आया है? अरे वाह, बहुत सारे बच्चे मंजरी पढ़कर आए हैं। तो आप लोगों ने आज काकी कहानी पढ़ी होगी। वेरी गुड। तो आज हम लोग अपनी इस क्लास में काकी कहानी का पाठ करेंगे और फिर काकी कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके लेखक के बारे में बताऊंगी। मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें काकी कहानी के बारे में बताने वाली हूं। तो बच्चों, आप लोगों को एक बहुत मजेदार बात बताऊं। जैसे जो हमें दवा देता है वो डॉक्टर होता है, जो ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम जो लोग करते हैं वे अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं। लेकिन जो हमारी किताबें लिखता है, जो कहानियां लिखता है, जो उपन्यास लिखता है, जो कविताएं लिखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लेखक कहते हैं। तो जो ये हमारी कहानी है, इसको जिसने लिखा है वो भी इस कहानी के लेखक हैं। तो काकी कहानी के लेखक का नाम आप जानते हैं? आपने तो पढ़ा होगा, कल मैंने कहा था आप लोग घर से पढ़कर आइएगा ना। हाँ, काकी कहानी के लेखक का नाम है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त बहुत अच्छे लेखक थे। उनका जन्म 1895 में चिरगांव झांसी में हुआ था। 1895 मतलब समझ रहे हो आप लोग? 1895 का मतलब है उनका जन्म आजादी से भी पहले हुआ था। उन्होंने बहुत सारी कविता संग्रह, उपन्यास, निबंध, बहुत सारी रचनाएं की। और उनकी कहानी की सबसे, उनके जो पूरा लेखन था उसकी सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने स्त्रियों के बारे में बहुत लिखा। और उन्होंने जहां भी लिखा, नारी को ममता की, त्याग की, सहनशीलता की देवी के रूप में परिभाषित किया। आपको पता है उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, दूर्यादल, दूर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, और एक रचना तो उन्होंने नारी नाम से ही की थी। और इस महान लेखक जिन्होंने आपकी पाठ के काकी नाम के पाठ की रचना की थी, इस महान लेखक के देहावसान 1963 में 27 मार्च को हुआ था। देहावसान जानते हैं आप लोग? देहावसान का अर्थ है जिस दिन हम ये देह छोड़ देते हैं, जिस दिन हम ये शरीर छोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? देहावसान। अब हम लोग बात करते हैं कहानी की। क्या आपने कभी दादी नानी से कहानी सुनी है, या अपने बाबा से, या अपने नाना जी से? सब बच्चों को उनके बाबा, नाना, दादी, नानी, जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो कहानियां सुनाते हैं ना। तो आपने भी सुनी होगी। तो क्या मुझे एक सवाल आप लोगों से पूछना था कि क्या कहानियों में सिर्फ परियां होती हैं? नहीं, कहानियों में सिर्फ परियां नहीं होती। क्या कहानियों में सिर्फ राजा रानी होते हैं? नहीं, कहानी में राजा रानी भी नहीं होते। तो कहानी में कौन होता है? जो बाबा और हमारे नाना या दादी या नानी कहानियां सुनाते हैं, उनमें तो सिर्फ राजा रानी होते हैं। तो फिर बहुत सारे ऐसे भी पात्र हैं। आपने सुना है पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियों में तो सारे पात्र पशु पक्षी हैं। तो कहानी किसी की भी हो सकती है, कहानी राजा रानी या परियों की नहीं होती है। अब बच्चों, हम लोग जो है अभी आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, अब आप कक्षा 9 में जाओगे, तो आपका साहित्य की एक बहुत बड़ी दुनिया से परिचय होने वाला है। जब आप कहानी साहित्य की बहुत बड़ी दुनिया से आपका परिचय होगा, तब आपको गद्य, काव्य, फिर गद्य की जो तमाम विधाएं हैं, काव्य की जो तमाम विधाएं हैं, उन सब से आपका परिचय होगा। तो बच्चों, फिर आपको, जैसे आपको मान लीजिए कोई पेपर उठा के मैं ऐसे दे दूं, अखबार की एक कटिंग दे दूं, कुछ भी लिखा हुआ, और मैं पूछूं कि क्या ये कहानी है, तो आप कह दोगे कि हाँ कहानी है।
अगर आप कहानी विधा के बारे में नहीं जानते हो तो आप कह दोगे कि ये कहानी है। तो मैं आज आपका कहानी विधा से परिचय कराऊंगी। अब आप जब बड़ी क्लास में जाने वाले हो तो आपका साहित्य की अलग अलग विधाओं से परिचय बहुत जरूरी है। तो कहानी विधा से परिचय में मैं आपको बताऊं कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उस समय सबसे जरूरी होता है कि आप ये जानो कि ये साहित्य की कौन सी विधा है। तो कहानी विधा जो है वो हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि जब आप बच्चे छोटे रहते हैं तब से ही उनका कहानी से परिचय हो जाता है। बाबा, नाना, दादी, नानी या हमारे मम्मी पापा, जो भी हमारे घर के बुजुर्ग हैं, वो हमें कहानियां सुनाते हैं, जो हमसे बड़े हैं। और हम सोते समय जिद भी तो करते हैं बचपन में कि कहानी सुनाओ ना, कहानी सुनाओ ना, मुझे कहानी सुननी है। तो इस तरह से कहानी को सबसे लोकप्रिय का अर्थ है सबसे ज्यादा लोगों के बीच में पसंद की जाने वाली। तो जब वो लोकप्रिय है तो वो साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी बना चुकी है। तो इसलिए हमारा ये जानना बेहद जरूरी है कि कहानी का कैसे पहचानेंगे कि कहानी क्या होती है। तो हर कहानी में कथा वस्तु का होना बहुत अनिवार्य है। अब कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु मतलब एक कहानी होनी चाहिए। कहानी में एक कहानी होनी चाहिए। कैसे कहानी होनी चाहिए? जैसे आप लिखो, एक बंदर था, वो एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, तो ये कहानी नहीं हुई। लेकिन जब आप इसको इस तरह लिखो कि एक बंदर और कुत्ता और बिल्ली दोस्त थे, तो मतलब ये धीरे धीरे कहानी की ओर बढ़ रही है। तो उसमें एक कथा वस्तु होनी चाहिए। ठीक है? कथा वस्तु कहानी का अनिवार्य अंग है। अगर कथा वस्तु नहीं है तो फिर उस विधा को, जो वो लिखा हुआ है साहित्य का, उसे कहानी नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों? अब उसके बाद चरित्र चित्रण। जब कथा है तो उसमें चरित्र भी होंगे। चरित्र मतलब पात्र। जैसे किसी कहानी का पात्र बंदर हो सकता है, किसी कहानी का पात्र भालू हो सकता है, किसी कहानी का पात्र राजा हो सकता है, किसी कहानी का पात्र रानी हो सकती है। तो ऐसे ही जो पात्र होंगे उनका चरित्र चित्रण भी होगा। जैसे अभी जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग अपने घर से पढ़ के आए हो ना, तो उसमें एक श्यामू है, उसका दोस्त भोला है, जवाहिर भैया हैं, विशेषर हैं। तो ऐसे तमाम चरित्र हैं जिनका चरित्र चित्रण उस कहानी में किया गया है। अब कहानी का जो तीसरा महत्वपूर्ण वो है, तीसरा महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो होता है संवाद। जब कहानी है, पात्र हैं, और पात्र हैं तो वो आपस में बातचीत करेंगे। जो बातचीत करेंगे उसे क्या कहा जाएगा? संवाद। तो जब कहानी है तो उसमें संवाद होगा। इस कहानी में भी जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें श्यामू भोला से बात करता है और कहीं कहीं जीजी से भी बात होती है। तो ऐसे तमाम पात्र हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, जिसे कि संवाद कहा जाता है। कहानी विधा से परिचय में जो चौथी बात है वो है देश काल वातावरण। अब देश काल वातावरण क्या है? देश काल वातावरण जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि जब आप किसी भी कहानी को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक खाका खिंच जाए, एक नक्शा बन जाए कि ये कहानी जिस जगह पर लिखी गई है उस जगह का वातावरण कैसा होगा। जैसे आप अभी जो कहानी पढ़ेंगे उस कहानी में एक विशेष जो पात्र है वो पतंगे उड़ता देखता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कहानी जिस जगह पर है वहां पर बच्चे मजे करने के लिए, खेलने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पतंगे उड़ाते हैं। इसी कहानी को में आप एक और चीज देखेंगे। इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जो श्यामू है उसकी मां की मृत्यु हो गई है और उसका अग्नि संस्कार किया गया है। तो इसका अर्थ है कि एक ऐसा जो वातावरण है या वो उस परिवेश की कहानी है जिस परिवेश में मृतकों का अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार के द्वारा किया जाता है, वहां पर और किसी विधि से अग्नि संस्कार उस कहानी में नहीं दिखाया गया है। तो ये होता है देश, काल, वातावरण, भाषा। इसी तरह अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग वातावरण में लिखी हुई कहानियों का देश, काल, वातावरण
भिन्न होता है। देश काल वातावरण का होना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देश काल वातावरण के बाद, जैसे बहुत सालों बाद जब लोग कहानियों को पढ़ते हैं तो ये जान जाते हैं कि ये उस वातावरण की, उस समय की लिखी हुई कहानी है। कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए। साहित्य की किसी भी विधा का, देखिए ये तो उद्देश्य तो हर विधा का होता है, कोई बिना उद्देश्य के कोई भी रचना नहीं होती। तो हर कहानी का एक, जैसे मम्मी पापा जब आपको कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं ना कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मतलब इस कहानी से हमने क्या सीखा, तो मतलब उस कहानी का उद्देश्य था आपको कुछ सिखाना। ऐसे ही कहानी में एक चीज होती है शैली। शैली का मतलब होता है कहानी को सजाना। जैसे किसी चीज को हम बनाते हैं, फिर उसको हम सजाते हैं, किस लिए? सुंदर बनाने के लिए। तो इसी तरह कहानी को सजाने के लिए मुहावरों का, सुंदर सुंदर शब्दों को सही तरीके से लगा करके कहानी बनाई जाती है ताकि कहानी को सुंदर बनाया जा सके। और जब कहानी सुंदर बन सकती है तो यह कहा जाता है कि कहानी की भाषा शैली बहुत सुंदर है। अब हम आते हैं कहानी पर। कहानी तो आप पढ़कर आए ही हो, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को फिर से पूरी कहानी सुनाती हूं, ठीक है? यह कहानी एक छोटे से बच्चे की कहानी है। उस बच्चे का नाम है श्यामू। श्यामू एक दिन सुबह जब जागता है तो वो देखता है कि उसके घर में बहुत शोर मचा हुआ है। इतना शोर मचा हुआ है कि सब रो रहे हैं, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और उसी समय वो ये भी देखता है कि उसकी माँ जो है वो जमीन पर लेटी हुई है और उसके मुंह को एक चादर से ढका हुआ है। श्यामू अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं जागती। श्यामू बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। वो अपनी माँ को बार बार जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उठ नहीं पाती। थोड़ी देर में वो देखता है कि लोग उसकी माँ को लेकर कहीं जा रहे हैं। बहुत देर तक वो ये रोकने की कोशिश करता है, अपनी माँ से लिपट जाता है, लोगों को पकड़ता है, खींचता है, लेकिन वो तो छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा था इसलिए लोगों ने उसको पकड़कर दूर बिठा दिया और उसकी माँ को लेकर चले गए। बाद में उसे पता चला कि उसकी माँ का, जैसे लोग जब घर में बड़े सब लोग बातें करते हैं, तो उसे सबकी बातों से पता चला कि उसकी माँ का वहां पर अग्नि संस्कार कर दिया गया। अग्नि संस्कार का अर्थ है कि किसी विशेष, कुछ धर्मों में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार किए जाते हैं ना। जैसे कुछ जगह पर जला दिए जाते हैं, और भी तमाम अन्य विधियां हैं। पारसियों की अंतिम संस्कार की अलग विधि है। तो इसी तरह जो उसके परिवार के लोग थे, उन लोगों ने उसकी माँ को का अग्नि संस्कार कर दिया, अर्थात उन्हें ले जाकर के उन्होंने जला दिया। अब वो बहुत दुखी हुआ, वो दिन भर उदास बैठा रहता। जब वो अपनी घर के लोगों से पूछता कि मेरी माँ कहाँ चली गई, तो लोग उसको ऊपर आकाश की ओर हाथ उठाकर कहते कि तुम्हारी माँ ऊपर राम के पास चली गई। वो बहुत उदास रहता, हर समय वो आकाश की ओर देखता रहता कि शायद उसकी माँ कहीं मिल जाए उसको, कहीं मिल जाए उसको, लेकिन उसकी माँ उसको कहीं भी नहीं दिखती थी। एक दिन वो बाहर बैठा हुआ था, उसने देखा कि आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं और ऊपर चलती जा रही हैं। ऐसा देखकर उसका मन एकदम खिल उठा और उसके मन में एक आइडिया आया और वो दौड़ कर आया और उसने अपने घर की जो सेविका थी, उसका बेटा भोला, जो उसका दोस्त था श्यामू का, उसको बुलाया और उसने कहा मेरे मन में एक आइडिया आया है, तू मुझे बस एक पतंग ला कर दे दे। तो बोला क्या आइडिया आया है? तो उसने कहा कि हम पतंग में काकी, पतंग ऊपर भेजेंगे और काकी को उस पर चढ़कर नीचे उतार लेंगे, उस पर चढ़ाकर। काकी जो है, जो श्यामू था वो अपनी माँ को काकी कहता था। तो उसने कहा कि काकी को हम पतंग के सहारे नीचे उतार लेंगे। भोला को भी आइडिया बहुत पसंद आया, और लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, अब क्या करें? तो उसने जाके अपने पिता, जो श्यामू के पिता थे, उनका नाम था विश्वेश्वर, तो विश्वेश्वर के जो कोट है वो दरवाजे के पीछे टंगा हुआ था।
तो उसमें से जाकर भोला ने श्यामू ने 25 पैसे निकाल लिए और जाकर के पतंग और उसकी डोर ले आया। अब उन लोगों ने जब पतंग और उसकी डोर बांध ली, तब फिर भोला को एक और आइडिया आया। भोला ने कहा कि इस पर तो मां बैठकर उतर ही नहीं पाएगी इतनी पतली डोर पर, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसमें 2 बड़े रस्से बांध देने चाहिए पतंग में। जब हम रस्से बांध कर भेजेंगे तो मां नीचे आ जाएगी उससे उतरकर। अब उन लोगों ने एक और आइडिया लगाया। उन्होंने कहा कि हम पतंग पर काकी लिख देते हैं ताकि पतंग जो है सही जगह पहुंचे। अब भोला को तो लिखना ही नहीं आता था, ना श्यामू को ही लिखना आता था। तो जो भोला का बड़ा भाई था जवाहिर, उनसे उन लोगों ने एक कागज पर काकी लिखवा लिया और काकी लिखवाकर उसको पतंग पर चिपका दिया और वो कमरे में बैठकर पतंग में रस्सा बांध रहे थे। अचानक उस कमरे में विश्वेश्वर, जो श्यामू के पिता थे, उन्होंने प्रवेश किया, एकदम गुस्से से रौद्र रूप धारण किए हुए, और इतने गुस्से में थे कि उन्होंने श्यामू को एक तमाचा मारा और बोला कि तूने चोरी की। इतनी ही देर में भोला जो है वो मुखबिर हो गया। जैसे ही उसने विश्वेश्वर को रौद्र रूप में देखा तो वो एकदम गुस्से, उसको वो डर गया और उसने कहा कि हाँ, इसने आपकी जेब से 1 रुपए चुराए। पहले तो 25 पैसे चुराए थे तो वो जान ही नहीं पाए थे, लेकिन जब 1 रुपया चुराया तब विश्वेश्वर को पता चल गया कि इस हमारी जेब से कोई लगातार पैसे चुरा रहा है। अब भोला ने मुखबिरी में यह बता दिया कि श्यामू ने आपकी जेब से 1 रुपए चुराए। अब तक तो तड़ातड़ श्यामू को 4-5 तमाचे लग चुके थे। 4-5 तमाचे लगने के बाद जब विश्वेश्वर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने पूछा कि क्यों चुराए थे पैसे तुमने? तब भोला ने बताया कि ये पतंग में बांधकर काकी को नीचे ले आने वाला है, इसके लिए रस्सी खरीदने के लिए इसने आपकी जेब से पैसे चुराए थे। विश्वेश्वर ने वहां पर तुड़ी मुड़ी जो पतंग पड़ी हुई थी उसको उठाया और देखा तो उस पर एक कागज में चिपका हुआ लिखा हुआ था काकी। विश्वेश्वर बहुत दुखी और निराश होकर कमरे से बाहर चले गए। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी अचानक से इस तरह से इसलिए खत्म होती है क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी, यही कथा वस्तु थी इस कहानी की, कि कहानी में एक बच्चा था जो अपनी मां को ऊपर से, राम जी के घर से, स्वर्ग से पतंग के सहारे उतारने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती, अगर इसमें ऐसा संभव होता, लेकिन वो चूंकि बालक था, वो जो सोच रहा था वो संभव नहीं था, इसलिए कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कैसी लगी बच्चों कहानी? बहुत मार्मिक कहानी है ना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें पढ़ने के बाद हम ये भी नहीं कह सकते बच्चों कि बहुत अच्छी लगी। सबको दुख हो गया ना। एक तो श्यामू जैसे छोटे बच्चे की मां नहीं थी और फिर दूसरे वो अपनी मां को उतारने की कोशिश किया तो उसकी पिटाई भी हो गई। तो बेटा मार्मिक कहानी तो है ये बहुत, लेकिन बच्चों कहानी लेखन जो होता है वो जीवन नहीं होता है। तो कहानी विधा के रूप में अगर इसे देखा जाए तो ये एक बहुत सुंदर कहानी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आप लोग को सबको, आप तो घर से भी पढ़कर आए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी बहुत रोचक भी है और कहानी बहुत मार्मिक भी। अब हम इस कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे। बच्चों कठिन कोई शब्द नहीं होता है, शब्दों से हमारा परिचय या अपरिचय होता है। जिन शब्दों को हम जान जाते हैं वे शब्द सरल होते हैं, जिन शब्दों से हमारा परिचय नहीं होता है उन शब्दों को हम कठिन शब्द कहते हैं। तो अपने जीवन में कभी भी किसी भी शब्द को,
किसी भी भाषा को, किसी भी विषय को कठिन मत जानिए, बस ये मानिए कि हम उससे अपरिचित हैं। तो यहां पर हम अपरिचित शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे पहला अपरिचित शब्द है कोहराम मचना। कोहराम मचने से आशय है किसी भी शोकजनक घटना के बाद मचने वाला शोर या हंगामा। दूसरा शब्द है भूमि शयन। भूमि शयन का अर्थ है जमीन पर सोना। तीसरा उपद्रव। उपद्रव से यहां पर आशय है उत्पात। जैसे बंदर लोग पेड़ पर चढ़कर डालियां तोड़ तोड़ कर फेंके तो उसको क्या कहेंगे कि बंदर पेड़ों पर उपद्रव मचा रहे हैं। अग्नि संस्कार। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि श्यामू की मां के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी मां का क्या कर दिया था? अग्नि संस्कार। बिल्कुल सही। तो मृत्यु के बाद जलाना, कुछ जो समूह हैं, कुछ समुदाय जो हैं, उनमें मृत्यु के बाद, जैसे हिंदू जो हैं उनमें मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में क्या किया जाता है? मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। अनमना। अनमना ऐसा शब्द है जिसमें उदास रहना, मन थोड़ा सा बुझा हुआ सा होना, यह शब्द है उदास रहना। उत्कंठित। उत्कंठित का मतलब है उत्सुकता से भरा हुआ, जानने को, अरे क्या होने वाला है, ऐसा, इसे हम कहेंगे उत्कंठित। ऐसे ही उत्फुल्ल। उत्फुल्ल का मतलब खिला हुआ, ये फूल से है, जैसे फूल खिलते हैं ऐसे कभी कभी हमारा मन भी खिला हुआ होता है। हम कहते हैं ना आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, तो वो जो है वो है उत्फुल्ल। उग्र रूप। उग्र रूप क्या है? बहुत क्रोधित होना। जैसे विश्वेश्वर कमरे में प्रवेश किए थे, जब उनके जेब से चोरी हुई थी तो वो कमरे में प्रवेश किए थे तो कैसे थे? बिल्कुल सही, वो कैसे थे? उग्र रूप में थे। तो वो उग्र रूप में, उग्र रूप का मतलब है बहुत क्रोधित, एकदम प्रचंड रूप लेना। अब यह है मुखबिर। मुखबिर का अर्थ है भेदिया या खबरी। जैसे आप पीछे अपनी क्लास में बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहे हो और एक बच्चा जोर से चिल्ला करके मैम जी ये कॉमिक्स पढ़ रहा है, तो ये क्या होता है? किसी ने आपकी मुखबिरी कर दी अथवा किसी ने कोई आपका खबरी बन गया। तो ये इस तरह से मुखबिर का अर्थ है भेदिया या खबरी। हतप्रभ। हतप्रभ का अर्थ है निस्तेज होना। प्रभ मतलब हमारी आभा। हमारी आभा अगर हत हो जाए, कम हो जाए, तो उसका मतलब हमारा तेज कम हो गया है। दुख के समय, अवसाद के समय, परेशानी के समय हम हतप्रभ होते हैं। तो ये हमारे जो कठिन नहीं, मैंने कहा था ना कठिन कोई शब्द नहीं होता, शब्द होते हैं परिचित अथवा अपरिचित। जो अपरिचित शब्द हैं वे उन्हें हम कहते हैं कि ये कठिन शब्द हैं। तो जो अपरिचित शब्द हैं हम आगे से कभी भी ये नहीं कहेंगे कठिन शब्द है। इन शब्दों से हमारा परिचय नया नया है। जब हमारा इन शब्दों से परिचय हो जाएगा तो ये हमारे लिए सरल शब्द हो जाएंगे। अब हम जब बच्चों कोई कहानी लिखी जाती है या साहित्य की कोई भी विधा का लेखन होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों में बंद करके साहित्य की विधा को आगे बढ़ाया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा व्याकरण पर बात करेंगे, हल्की सी, ज्यादा सी नहीं। इतनी सुंदर, रोचक, इतनी मार्मिक कहानी पढ़ने के बाद, लेकिन हमें भी तो लिखना है, हमें भी तो लेखक बनना है, तो इसके लिए हमें व्याकरण की समझ होना बेहद जरूरी है। तो ये हमारा शब्द है श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। इसमें श्यामू और पतंग दोनों संज्ञा हैं, ठीक है। श्यामू व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पतंग जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा जानते हैं बच्चों आप लोग? कक्षा 4 से हमने संज्ञा पढ़नी शुरू की है, तो आप सब संज्ञा के बारे में जानते हैं ना? बिल्कुल आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के बहुत सारे भेद होते हैं, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो अनेक प्रकार के होते हैं ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें दो संज्ञाओं के बारे में बात की गई है, एक व्यक्तिवाचक और एक जातिवाचक। जाति जो है वो समूह
के लिए यहाँ कहा गया है, और व्यक्ति यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए। जैसे श्यामू एक व्यक्ति है ना, तो श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। इसमें श्यामू तो व्यक्ति है और पतंग जो है वो एक वस्तु है जिसका एक समूह हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पर है, नीचे लिखे वाक्य में संज्ञा पदों को पहचान कर उसके भेद बताएं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी संज्ञा पद है। एक संज्ञा है खूंटी, दूसरा विश्वेश्वर और तीसरा कोट। विश्वेश्वर तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये एक व्यक्ति है, तो ये कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहां पर दो संज्ञा और बची हैं, एक खूंटी और एक कोट। तो खूंटी और कोट ये दोनों हैं यहां पर जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद यहां पर बुद्धि, यहां पर एक वाक्यांश है, जो बुद्धि वाला हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है हमें। जहां पर शव जलाए जाते हैं उसे श्मशान कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके वह अविश्वसनीय होता है। जो अपने मन को एकाग्र रखता हो उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। जिसका स्वर्गवास हो चुका हो उसे स्वर्गवासी कहते हैं। समझ शब्द में समझ संज्ञा है, अभी तो बताया था हमने, और दार प्रत्यय है। दार प्रत्यय लगाकर यह एक विशेषण बन गया है। संज्ञा शब्दों में इक, इत, दार, वान, ई, मान आदि प्रत्यय लगाने से विशेषण बनता है। अब संज्ञा तो आप जानते ही हैं, प्रत्यय के बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने संज्ञा के बारे में बताया था। अब मैं आपको प्रत्यय के बारे में बता दूं कि प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वे किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे नीचे पर यहां पर बहुत सारे संज्ञा शब्द लिखे हैं। बुद्धि, बुद्धि के साथ जो प्रत्यय लगेगा बुद्धिमान, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। ऐसे चौकी, चौकीदार, उपद्रव, उपद्रवी, करुण, कारुणिक, उत्कंठा, उत्कंठित, बल, बलवान, प्रांत, प्रांतीय। तो ये सारे इन शब्दों में जब ये सारे प्रत्यय जुड़े हैं तब इनके अर्थ बदल गए हैं। अब ये हम देखेंगे कि अपना जो ये हमारा पाठ गया है, इस पाठ को हमने इससे क्या समझा, अभी तक कितना समझा है। तो श्यामू के पिता कौन थे? श्यामू के पिता थे विश्वेश्वर। श्यामू का साथी था भोला। श्यामू के भैया थे जवाहिर। श्यामू के साथी की बहन थी जीजी और श्यामू की मां थी काकी। तो ये हमारे इस पूरे पाठ के सारे पात्र रहे हैं। अब हमें रचनात्मक लेखन में करना है कि श्यामू को लिखना पढ़ना आता, इसको आधार बनाकर आपको एक कहानी लिखनी है। जैसा मैंने अभी आपको कहानी विधा के बारे में बताया, तो आपको एक कहानी लिखनी है। दूसरा आपको लिखना है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते वे जीवन में किन मुश्किलों का सामना करते हैं, इस पर भी आपको अपने विचार लिखने हैं। अभ्यास कार्य में आपको करना है कि यदि आप उड़ पाते तो सबसे पहले किस स्थान पर जाते। जैसे हो सकता है अगर आप उड़ पाते तो मेरे पास सबसे पहले आते। ऐसे ही आपको लिखना है। श्यामू ने विवशता में विश्वेश्वर की कोट की जेब से पैसे चुराए। आपकी दृष्टि में यह उचित है अथवा अनुचित, कारण भी लिखें। आपको पता है बच्चों, ये आपको सोचने के लिए काम दिया है मैंने। इसको आप जरूर सोचें कि श्यामू ने अपने पिता की जेब से पैसे चुराकर गलत किया था या सही किया था, क्योंकि चोरी करना तो गलत बात है। अब कुछ आपको गृह कार्य देने हैं। ये सारे काम तो मैंने आपको सोचने के लिए दिए थे, जो अभी बैठकर हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, सोचेंगे और फिर करेंगे। लेकिन आपको घर से क्या करके लाना है? अपनी पढ़ी हुई अन्य किसी एक कहानी को संक्षेप में लिखना है। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी, तो आपको अपनी किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना है। पतंग कागज की बनी होती है, आकाश में उड़ती है, जबकि साधारण कागज उड़ नहीं सकता, क्यों? इस विचार पर भी आपको अपना निष्कर्ष लिखना है। आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा बच्चों? बहुत मार्मिक कहानी थी,
मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप गृह कार्य जरूर करें जो मैंने आपको काम दिया है। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ, नई किसी कविता अथवा कहानी के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।